ओके, तो इसके कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि हॉस्पिटल की डेफिनेशन, उसके फंक्शन और उसके क्लासिफिकेशन. टुडे वी डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल एंड द सर्विसेज ऑफ हॉस्पिटल विच, मतलब कौन कौन से मेडिकल स्टाफ्स प्रेजेंट हैं एंड किस टाइप की सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं हम आज के पार्ट में. ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल में ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या है? इट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस. It is a dynamic process in which various managerial activities bring people together and binds them together for the achievement of common objective or common goals. Organization क्या होता है कि सब लोग आपस में मिलके एक काम करें और पर्टिकुलर कॉमन गोल तक पहुंचे. जैसे कि अगर हम बात करें हमारे कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी की, तो इट्स यहाँ इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है मीन्स फ्रॉम द स्टार्टिंग डायरेक्टर टू द स्टूडेंट, जितने भी लोग हैं उन सबका मेन वर्क क्या है कि हम अपने कॉलेज को अच्छी से अच्छी प्लेस पे, पोजीशन पे पहुंचाएं. ठीक है, तो जब सारे लोग मिलके आपस में साथ में काम करते हैं किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, उसको हम नॉर्मली बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन. तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉडी ऑफ एनी हॉस्पिटल इज द गवर्निंग बॉडी. सबसे मेन, अगर हम सिर्फ हॉस्पिटल की बात करें या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो उसमें सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है गवर्निंग बॉडी या डायरेक्टर्स या ट्रस्टीज. ठीक है, गवर्निंग बॉडी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, दीज आर द मेन body of your hospital. ठीक है, it comprises of various eminent personalities in the field of medical education, research and administration. हॉस्पिटल में इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अलावा मेडिकल से रिलेटेड पर्सन प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, लाइक एमबीए का बंदा भी होता है वहाँ पे जो रिसेप्शन पे बैठ रहा है, या दूसरे लोग भी होते हैं जो अकाउंटिंग या फाइनेंस का देख रहे हैं. तो हर तरीके के बंदे वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. तो अगर हम हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले स्टार्टिंग हो रही है गवर्निंग बॉडी से, देन मेडिकल फील्ड के पर्सन, देन एडमिनिस्ट्रेशन के मतलब पर्सनस. ठीक है, उसके अलावा इसमें कुछ पॉलिटिशियंस भी इंक्लूड हो सकते हैं, जो नॉर्मली जो गवर्निंग बॉडी हैं जिन्होंने मतलब हॉस्पिटल को बनाया है, तो वो उसके अंदर अपनी पॉलिसीज, अपने प्लान्स को भी कंप्लीटली फ्रेम करते हैं कि क्या क्या इस हॉस्पिटल की पॉलिसीज होंगी, क्या इसमें प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे, क्या इस हॉस्पिटल का प्लान होगा. ठीक है, and various committees are appointed by governing body. It appoint a hospital administrator to get the various function performed like clinical service, nursing service, pharmacy service. काफ़ी सारी कमिटीज़ गवर्निंग बॉडी के द्वारा तैयार की जाती है या अपॉइंट की जाती हैं, जिसके थ्रू काफ़ी सारे फंक्शंस या काफ़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है इन द हॉस्पिटल, लाइक क्लिनिकल सर्विस हो गई, नर्सिंग सर्विस हो गई, फार्मेसी सर्विस हो गई. तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हॉस्पिटल में अवेलेबल कराई जाती हैं बाय द वेरियस कमिटीज. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन. तो अगर हम बात करें, दिस इज द फ्लो चार्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल. तो सबसे जो मेन चीज़ है वो क्या होंगी, गवर्नेंस बॉडी ऑफ ट्रस्टीज और डायरेक्टर्स. ठीक है, उसके अंतर्गत बनती हैं कुछ कमिटीज. एक तो हो जाता है कमिटीज और दूसरी चीज हो जाती है आपकी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन. दो तरीके की चीजें आ रही हैं, वन इज द कमिटी एंड वन इज द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन. तो कमिटीज में एग्जीक्यूटिव कमिटी है जो प्लान करेंगी, जो हर चीज को एग्जीक्यूट करेंगी. दूसरी कमेटी होती है फाइनेंस कमेटी, जिसके अंतर्गत जो भी पार्टनर्स हैं या जो भी लोग हैं जो कि अपनी तरफ से फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो फाइनेंस कमेटी हो जाएगी.
कुछ लोग जो है उसके डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, तो वो डेवलपमेंट कमेटी हो गई। एंड लास्ट वन इज द पब्लिक रिलेशन कमेटी। अब आपने हॉस्पिटल तो ओपन कर लिया, बट उसकी मार्केटिंग नहीं करी, लोगों तक उसके बारे में पहुंचाया नहीं, तो उसके लिए भी एक कमेटी बनाई जाती है कि पब्लिक के बीच में उसको मार्केटेड किया जाए, बताया जाए कि ये हॉस्पिटल ओपन हुआ है। ठीक है, तो ये 4 तरीके की कमिटीज होती हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम हॉस्पिटल की बात करें कि उसके अंदर कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, तो सेंट्रल सप्लाई सर्विसेज, आउट पेशेंट, इन पेशेंट सर्विसेज, एम्बुलेटरी सर्विसेज, नर्सिंग सर्विसेज एंड फार्मेसी सर्विसेज। दिस इज द सर्विसेज विच इज प्रोवाइडेड बाय द हॉस्पिटल। ठीक है, हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन इस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और कमिटीज में 4 टाइप की कमिटीज बनाई जाती हैं। ठीक है, अब आता है सबसे पहला आपका नर्सिंग सर्विस। आपके हॉस्पिटल में सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो है आपका नर्स। ठीक है, इट्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अ हॉस्पिटल। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, डॉक्टर से ज़्यादा आपको नर्स मिलेंगे। नर्स सबसे मेन पार्ट है किसी भी हॉस्पिटल का, और इनका काम भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये पूरे 24 आवर्स वर्क करते होते हैं कंप्लीटली। नर्स हर बेड के लिए या पर्टिकुलर एक रूम दे दिया जाता है, पर्टिकुलर 2-3 बेड्स दे दिए जाते हैं कि ये बेड्स हैं, और इन इन पर्टिकुलर पेशेंट्स को आपको पर्सनल अटेंशन प्रोवाइड करना है। उसके अलावा नर्स को प्री नेटल केयर, ऑब्जर्वेशन, पेशेंट कंफर्ट ड्यूरिंग लेबर, इन सब के लिए भी ट्रेंड किया जाता है। प्रीनेटल केयर इज़ द बिफोर प्रेगनेंसी जो केयर हो रही है, जो नर्स के थ्रू की जाती है। चेक करना, मतलब जब डिलीवरी के लिए लेके जाया जाता है हॉस्पिटल में, तो उस टाइम पे कंप्लीटली केयर करना, ऑब्जर्व करना, पेन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। उसके अलावा जब डिलीवरी चल रही है तो उस पेशेंट का पूरा ध्यान रखना, ये सारा का सारा काम किसका होता है? नर्स का होता है। ठीक है, और एक नर्सिंग डायरेक्टर प्रेजेंट होता है, जो कि सारी नर्स का एक इंचार्ज बना दिया जाता है। मतलब काफ़ी सारी नर्स हैं, उनमें से एक को नर्सिंग डायरेक्टर बना दिया जाता है, जो पूरी नर्सिंग सर्विसेज को देखते हैं। ठीक है, तो नर्सिंग सर्विस में बेसिकली नर्सेज जो होती हैं वो कंप्लीटली पेशेंट का कंफर्ट का कंप्लीटली ध्यान रखती हैं, और टाइम टू टाइम ऑब्जर्व करती रहती हैं कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, मेडिसिन ली या नहीं ली, बॉटल लगाना है, ड्रिप लगाना है, जो भी चीज़ें करनी है वो सारा का सारा काम यहाँ पे नर्सिंग का होता है। ठीक है, फिर आएगा आपका इन पेशेंट सर्विसेज। तो हॉस्पिटल में आपकी 2 तरीके की सर्विस प्रोवाइड होती हैं, वन इज़ इन पेशेंट एंड वन इज़ आउट पेशेंट। इन पेशेंट मतलब अगर आप कुछ देर के लिए एडमिट हुए हैं, 1-2 दिन के लिए एडमिट हुए हैं, तो वो पेशेंट हो जाएंगे इन पेशेंट। और आउट पेशेंट जो सिंपल आए, डॉक्टर को दिखाया, अपना प्रिस्क्रिप्शन लेके चले गए, वो हो गए आउट पेशेंट। तो जिनके लिए आपको कंटिन्यूअसली मेडिकल केयर और अटेंशन देना पड़ता है, वो होते हैं आपके इन पेशेंट। ठीक है, वो 1 रात या उससे ज़्यादा दिन के लिए रुकते हैं फॉर द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड थेरेपी। और पेशेंट आर गिवन द फैसिलिटीज़ फॉर लॉजिंग, मेडिकल एंड नर्सिंग केयर। तो जो भी इस टाइप के पेशेंट्स होते हैं, जो इन पेशेंट्स होते हैं, तो उन लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं रहने के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज़, और उसके अलावा नर्सिंग केयर उनको प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कभी आप 1 दिन के लिए एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, तो आपको एक रूम दिया जाता है, नर्स दी जाती है, जो आपकी कंप्लीटली टाइम टू टाइम आपका ऑब्जर्व करती रहती हैं। तो ये सारी जो सर्विसेज हैं, ये हॉस्पिटल के द्वारा हमको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, फिर आता है आपका आउट पेशेंट सर्विस। Outpatient service, its focus on the comfort for outpatient as the approach for major or minor illness. आप छोटी या बड़ी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो आपके कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा जाता है। मतलब अगर आप जा रहे हैं तो हॉस्पिटल में वहाँ पे काफ़ी सारे आपके बाहर
सोफा वगैरह लगे होते हैं, बेंचेस लगी होती हैं जहाँ पे कि आप इजीली बैठ सकें, वहाँ पे वेट कर सकें, वेटिंग एरिया होता है। तो इस तरीके से आपके कंफर्ट का कंप्लीटली ध्यान रखते हुए हॉस्पिटल को डिज़ाइन किया जाता है। एंड दिस सर्विसेज मेक एन हॉस्पिटल एन आइडियल कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन। और ये सर्विस नॉर्मली एक तरीके से कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन की तरह आपको प्रोवाइड मतलब सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। उसके अलावा हॉस्पिटल इज ड्यूटी बाउंड टू प्रोवाइड डायग्नोस्टिक, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव मेजर्स टू द आउट पेशेंट्स। इसके अलावा जो भी आउट पेशेंट्स आ रहे हैं, मतलब जो पेशेंट सिर्फ दिखाने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए भी हर तरीके की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। लाइक उनका डायग्नोसिस होना है या उनको क्योर करने के लिए आपको, या उनको उनकी डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो भी मेजर्स लेने होते हैं, वो भी हम मतलब यहाँ पे आउट पेशेंट सर्विस में प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है। फिर आता है आपका सेंट्रल सप्लाई सर्विस। एक सेंट्रल स्टोर होता है, जैसे कि अगर हम अपने यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी में भी आपके पास एक सेंट्रल स्टोर है जहाँ पे कि हर तरीके की चीज़ें आती हैं और फिर वहाँ से अलग अलग लैबों में इशू होती हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी एक सेंट्रल सप्लाई रूम प्रेजेंट होता है जहाँ पे सारी तरीके की दवाइयाँ या सर्जरी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। ये मेनली डिज़ाइन होता है फॉर द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंटिव, एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए, जहाँ पे हम अ, मतलब हर तरीके की चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, रखते हैं, मतलब बेसिकली जो भी आपका आइटम आ रहा है हॉस्पिटल में, वो सबसे पहले जाता है सेंट्रल स्टोर में। ठीक है। आफ्टर गोइंग इनटू द सेंट्रल स्टोर, वहाँ पे कंप्लीटली जो भी प्रोसेसिंग करनी है वो होती है, उसका एक रजिस्टर तैयार होता है और फाइनली फिर वहाँ से वो इशू किया जाता है प्रॉपर इंडेंट फॉर्म में। मतलब फिर एक फॉर्म फिल करके आता है पर्टिकुलर, सपोज करिए कि जो सीटी या सीटी स्कैन या एमआरआई का रूम है, वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वहाँ से एक फॉर्म भर के आएगा कि हमको ये चीज़ इशू करना है सेंट्रल सप्लाई से। तो फिर वहाँ से वो इशू हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो सेंट्रल सप्लाई रूम होता है, यहाँ पे आप किसी भी चीज़, मतलब जो भी मेडिकल से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या दवाइयाँ जो होती हैं उनको स्टोर करके रखा जाता है और यहाँ से इसको कंटिन्यूअसली इशू करते होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वालिफाइड एंड स्किल्ड स्टाफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स मेंटेनेंस। तो जो भी सेंट्रल स्टोर को संभाल रहा है या सेंट्रल सप्लाई की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उनको वहाँ पे जो स्टाफ रखे जाते हैं वो क्वालिफाइड स्टाफ होने चाहिए जिनको सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को भी आपने वहाँ पे रख दिया, ना उन्हें मेडिसिन के बारे में पता है, ना उन्हें किसी के इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता है। तो वहाँ पे जो भी आप स्टाफ रखते हैं वो क्वालिफाइड और स्किल्ड स्टाफ होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है आपकी हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विसेज। अब जैसे कि आपको एक बार बताया था कि हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिकल स्टोर आपका प्रेजेंट है उसे नॉर्मली बोला जाता है हॉस्पिटल फार्मेसी। तो इसका मेन वर्क क्या है? इट कंट्रोल्स द फार्मेसी ऑपरेशन इन एनी हॉस्पिटल। किसी भी टाइप का आपका हॉस्पिटल है, वहाँ पे फार्मेसी की सारी चीज़ों को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है मेडिकल स्टोर में, वो उसको हम बोलते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी। जहाँ पे कि प्रिस्क्रिप्शन फिल किया जाता है अकॉर्डिंग टू द वार्ड्स। मतलब जो अलग अलग वार्ड्स हैं या जो अलग अलग पेशेंट्स अलग अलग रूम में प्रेजेंट हैं, उनके जो प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, वहाँ से उनकी दवाइयाँ इशू होती हैं इन पेशेंट्स की। ठीक है। और ड्रग प्रोक्योरमेंट से लेके ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन तक का जो काम होता है वो इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल फार्मेसी में होता है, चाहे वो इन पेशेंट हो, चाहे वो आउट पेशेंट्स हो। ठीक है। तो नॉर्मली अगर हॉस्पिटल फार्मेसी की बात की जाए तो ये क्या क्या चीज़ें करते हैं? प्रॉपर ड्रग डिलीवरी, मैन्युफैक्चरिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्टरलाइजेशन, ड्रग स्टोरेज एंड एडवाइस पेशेंट ऑन ड्रग यूज। यह हॉस्पिटल फार्मेसी का काम है।
और हम लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हॉस्पिटल फार्मेसी होगा, जिसे हमें डिस्कस करना होगा कि हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है, उसके क्या लेआउट या डिज़ाइन वगैरह किस तरीके की होती हैं, और जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, फिर आता है आपका मेडिकल रिकॉर्ड सर्विसेज। तो इसमें क्या है, इट इज़ द दिस इज़ द वैल्यूएबल मटेरियल एज दे हेल्प मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ फॉर इवेल्युएशन। मेडिकल रिकॉर्ड तैयार किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर पेशेंट का, जिससे क्या होता है, जो भी डॉक्टर्स हैं या जो पैरामेडिकल स्टाफ लाइक नर्सेस वगैरह जो भी हो गए, उनको इजीली इवेल्युएट कर पाएँ किसी भी चीज़ को, इसलिए ये मेडिकल रिकॉर्ड बनाया जाता है। ठीक है, और इससे रिसर्च और ट्रेनिंग में भी हेल्प होती है, एजुकेशन में भी हेल्पफुल होता है। लाइक किसी भी पेशेंट आया है आपके हॉस्पिटल में, तो उसकी पूरी हिस्ट्री नोट की जाती है, फिज़िकली उसको एग्ज़ामिन किया जाता है, उसकी जो भी लैब टेस्ट की रिपोर्ट्स आती हैं उसे लिखा जाता है, और साथ ही साथ डॉक्टर ने क्या चीज़ एडवाइस करी है वो लिखा जाता है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड पर्टिकुलर पेशेंट का एक फ़ाइल तैयार की जाती है, और वो फ़ाइल के अकॉर्डिंग ही पूरा फिर आगे फर्दर प्रोसीजर होती है। ठीक है, तो कभी भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपकी पूरी हिस्ट्री लिखी जाती है। अगर आपका ऐसी कोई बीमारी है जो पुराने टाइम से चली आ रही है, आप पुराने टाइम से कोई दवाई ले रहे हैं, तो वो पूरी हिस्ट्री यहाँ पे मेंशन की जाती है कि आपको ये प्रॉब्लम कब से स्टार्ट हुई, आपने कौन-कौन से ड्रग लिए, आपने कौन-कौन से डॉक्टर को दिखाया, आपकी लास्ट रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। फिर अभी के आपके एग्ज़ामिनेशन, आपका वेट लिया जाता है, आपकी हाइट ली जाती है, आपका बीपी नापा जाता है, आपका आइज़ कलर, नेल्स कलर, ये सब चीज़ें मेंशन की जाती हैं। उसके अलावा लैब टेस्ट में अगर आपका कोई ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, कुछ भी टेस्ट हुआ है तो उसकी जो रिपोर्ट्स आती हैं वो लिखी जाती हैं, और फिर जो डॉक्टर लिख के जाता है कि ये दवाई देनी है, इस टाइम पे देनी है, ये ड्रिप लगानी है, इस टाइम पे लगानी है, ये इंजेक्शन लगाना है, ये इस टाइम पे लगाना है। तो ये सारी की सारी आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स के अंदर प्रेज़ेंट होती हैं। ठीक है? फिर आता है आपका स्टोर सर्विस। तो एक था आपका सेंट्रल सप्लाई, जो हम सप्लाई बात कर रहे थे कि एक सेंट्रली चीज़ों को सप्लाई किया जा रहा है एक पर्टिकुलर जगह से, और एक है जो स्टोर होता है जहाँ पे कि आप अलग-अलग चीज़ों को रख सकते हैं। जैसे कि अ, मेडिकल स्टोर हैं जहाँ पे कि सारी दवाइयाँ होती हैं। एक स्टोर होता है जो कि जनरल आइटम्स के लिए होता है। एक सर्जिकल स्टोर होता है जहाँ पे सर्जरी से रिलेटेड सारी चीज़ें रखी जाती हैं। ठीक है? और हर मटेरियल का लाइक अलग-अलग आपको स्टॉक मेंटेन करना होता है। लाइक कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं, इनका आपको पर्टिकुलरली अलग से स्टॉक बना के रखना होता है, जो बहुत इमरजेंसी पड़ने पे तुरंत मिल जाए और इजीली अवेलेबल हो जाए। तो इस तरीके से हमें एक बॉक्स बना के रखना होता है लाइफ सेविंग ड्रग्स, और उसे अलग से हमें रखना होता है ताकि जब भी ज़रूरत पड़े वो तुरंत हमें इजीली अवेलेबल हो जाए। और लास्ट वन आता है आपका मिसलेनियस सर्विस। इन सब सर्विसेज के अलावा भी कुछ सर्विसेज होती हैं जो हॉस्पिटल में प्रोवाइड की जाती हैं, लाइक डाइटरी सर्विस, एम्बुलेटरी सर्विस, लॉन्ड्री सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विस एंड लाइब्रेरी सर्विसेज। ये कुछ सर्विसेज हैं जो एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं जो हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करते हैं। डाइटरी सर्विस मीन्स कैंटीन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, एम्बुलेंस, लॉन्ड्री सर्विसेज होती हैं कपड़े वपड़े धोने के लिए, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, साथ ही साथ लाइब्रेरीज वगैरह भी प्रोवाइड की जाती हैं। किसी पेशेंट को या किसी और को रिक्वायरमेंट है तो वो उस चीज़ को पढ़ सकता है। ठीक है, तो ये आपका ऑल ओवर था ऑर्गेनाइजेशन एंड different type of services which are given by the hospital. So if you have any query,